रूफ टॉप पैकेज एसी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि रूफ टॉप पैकेज एसी होता क्या है। यहाँ मैंने लिखा है पैकेज एसी इज अंडर सेंट्रलाइज्ड टाइप्स ऑफ एसी मशीन। पैकेज एसी सेंट्रलाइज मशीनों के अंडर में आता है, जिसकी स्टैंडर्ड जो जनरल कैपेसिटी होती है वो 100 टन 100 टीआर होती है। मोस्टली इंस्टॉलेशन प्लेस आर रूफ। पैकेज एसी का इंस्टॉलेशन प्लेस रूफ होता है, छत होता है। पैकेज एसी सेंट्रलाइज एसी के अंडर में आता है। यहाँ मैंने लिखा है कंपोनेंट ऑफ रूफ टॉप पैकेज एसी। जनरली स्क्रॉल कंप्रेसर यूज होता है पैकेज एसी में, स्क्रॉल कंप्रेसर। उसके बाद मैंने लिखा है ऑल द रिक्वायर्ड एडिशनल कंपोनेंट। जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एडिशनल कंपोनेंट होते हैं, जैसे एचपी स्विच, एलपी स्विच, एक्यूमुलेटर, फिल्टर ड्रायर, लिक्विड रिसीवर, हॉट गैस बाईपास, मफलर, ये सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के सारे एडिशनल कंपोनेंट इसमें यूज होंगे। एयर कूल्ड इवापोरेटर, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ईसीबी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बोर्ड, एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, ब्लोअर फैन मोटर, कूलिंग टावर, वाटर मेकअप टैंक, पंप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि प्रिवेंटर, 3 पोल कॉन्ट्रैक्टर, रिले, एयर फिल्टर के बाद मैंने लिखा है कनेक्टिंग कॉपर ट्यूब, उसके बाद कंडेंसर फैन मोटर ETC। ये सारे कंपोनेंट रूफ टॉप पैकेज यूनिट में लगते हैं। रूफ टॉप पैकेज यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में RTPU भी बोलते हैं, RTPU रूफ टॉप पैकेज यूनिट। अब मैंने यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ रूफ टॉप पैकेज यूनिट। रूफ टॉप पैकेज यूनिट कितने तरीके के होता है? एयर कूल्ड टाइप, वाटर कूल्ड टाइप, 2 तरीके का होता है, एयर कूल्ड टाइप एंड वाटर कूल्ड टाइप। अब और ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ लिखा है साइकिल ऑफ रूफ टॉप पैकेज यूनिट। रूफ टॉप पैकेज यूनिट में साइकिल कितने टाइप का होता है? HVAC सिस्टम को अगर आपको इजी वे में समझना है तो आप हर एक मशीन को, हर एक सिस्टम को साइकिल वे में समझिए कि उसमें कितने तरीके की साइकिल होते हैं। और आप साइकिल के तरीके से, साइकिल के वे से समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आएगी और आसानी होगी। इस पूरे रूफ टॉप पैकेज एसी सिस्टम को समझने के लिए एक ड्राइंग मैंने बनाया है, ठीक है। ये कंप्रेसर है, जनरली स्क्रॉल कंप्रेसर यहाँ लिखा हुआ है, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर में, बड़े मशीनों के कंप्रेसर में क्रैंक्स हीटर लगता है। क्रैंक्स हीटर का काम होता है कंप्रेसर के ऑयल टेम्परेचर को मेंटेन रखना। कंप्रेसर में तेल रहता है, ऑयल रहता है, उस ऑयल के टेम्परेचर को हमेशा क्रैंक्स हीटर मेंटेन करके रखता है। ये है एयर कूल कंडेंसर, ये है आपका एयर कूल्ड कंडेंसर, और ये है आपका कंडेंसर फैन। तो कंप्रेसर से कंडेंसर तक जाने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, हॉट गैस डिस्चार्ज लाइन। ये डिस्चार्ज लाइन हो गया। डिस्चार्ज लाइन में चूँकि बड़ा मशीन है इसलिए एडिशनल कंपोनेंट भी यूज होगा। ये है आपका हाई प्रेशर स्विच HPS, ये है आपका सोलेनाइड वॉल्व। हाई प्रेशर स्विच का काम होता है मशीन को हाई प्रेशर इशू से मशीन को प्रोटेक्ट करना, बचाना, मशीन को ट्रिप करा देता है अगर हाई साइड में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो। सोलेनाइड वॉल्व का काम होता है सिस्टम में रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करना। उसके बाद हॉट गैस बाईपास, कभी कभी ओवर चार्ज होने पर ये रेफ्रिजरेंट को बाईपास करता है। ये है हॉट गैस बाईपास, ठीक है।
ये सारे एडिशनल कंपोनेंट होते हैं। एडिशनल कंपोनेंट मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है, किसी मशीन में लगेगा, किसी मशीन में नहीं लगेगा। तो सबसे पहला साइकिल में समझते हैं। सबसे पहला साइकिल मैंने लिखा है रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो आइए सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल समझते हैं। कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है उसका टेम्परेचर होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में। कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा डिस्चार्ज लाइन में, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट रहेगा, जिसका प्रेशर भी हाई टेम्परेचर भी हाई। अब वो वेपर पहुंचता है कंडेंसर में, और कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट अपने टेम्परेचर को लॉस करता है, रेफ्रिजरेंट अपने हीट को रिजेक्ट करता है। कहाँ करता है? एटमॉस्फेयर में, जिसके चलते धीरे धीरे वेपर लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है। वेपर धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस को सबकूलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। सबकूलिंग प्रोसेस, इस कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट अपने टेम्परेचर को रिजेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर में। किसके थ्रू? कंडेंसर फैन के थ्रू। यहाँ पर अगर आप फील करोगे तो गर्म हवा आपको महसूस होगी। तो कंडेंसर में वेपर धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। जहाँ कंडेंसर खत्म होता है वहाँ से आगे वाले लाइन को लिक्विड लाइन बोलते हैं। ये पूरा कॉपर का सर्किट होता है। लिक्विड लाइन में जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में आगे बढ़ता है। ये डायरेक्शन आगे बढ़ने वाला है। फिर लिक्विड लाइन में भी कुछ एडिशनल कंपोनेंट लगेगा, जैसे कि फिल्टर ड्रायर। इसका काम होता है रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करना, ठीक है। फिल्टर ड्रायर, लिक्विड रिसीवर। ये है एक्सपेंशन वॉल्व, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व, TXV। यहाँ तक रेफ्रिजरेंट जो आएगा वो हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। लेकिन जैसे ही ये इस एक्सपेंशन वॉल्व को क्रॉस करेगा, रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाएगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। अब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर का एकदम ठंडा लिक्विड सीधे पहुंचता है इवॉपरेटर में। ये है आपका एयर कूल्ड इवॉपरेटर। इवॉपरेटर में पहुंचता है, और इवॉपरेटर में जो लिक्विड है वो धीरे 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 वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से। यहाँ पर इस प्रोसेस को इवॉपरेशन बोलते हैं। इवॉपरेशन या फिर सुपर हीटिंग भी बोलते हैं। सुपर हीटिंग। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर गेन कर रहा है और यहाँ पर रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर लॉस कर रहा है। इवॉपरेटर में लिक्विड धीरे धीरे वेपर में चेंज होना शुरू होता है। इसके बाद यहाँ इवॉपरेटर ख़त्म हो गया। इसके बाद इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सक्शन लाइन, और सक्शन लाइन में रेफ्रिजरेंट पूरी तरीके से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में वापस कंप्रेसर में चला जाता है। सक्शन लाइन में भी एडिशनल कंपोनेंट लगता है, जैसे लो प्रेशर स्विच, LPS और सोलेनाइड वाल्व, एक्यूमुलेटर। ये सब सक्शन लाइन में लगता है। ये सब सक्शन लाइन में लगता है, एडिशनल कंपोनेंट हुआ। तो इस तरीके से ये पहला साइकिल कंप्लीट होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट निकलेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में। जब वो एयर कूल कंडेंसर में पहुंचेगा तो वेपर लिक्विड में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू होगा। उसके बाद जहां कंडेंसर ख़त्म होती है वहां से लिक्विड लाइन शुरू होती है। एक्सपेंशन वाल्व से पहले हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहता है, लेकिन ये रेफ्रिजरेंट जब एक्सपेंशन वाल्व को क्रॉस करता है तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ के बाद फिर ठंडा रेफ्रिजरेंट पहुँचता है इवॉपरेटर में। इवॉपरेटर में लिक्विड धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ जाता है। और जहाँ इवॉपरेटर ख़त्म होता है वहाँ से सक्शन लाइन शुरू होता है, और सक्शन लाइन में लो प्रेशर लो टेम्परेचर पूरे तरीके से वेपर फॉर्म में बैक टू कंप्रेसर हो जाता है। और ये रेफ्रिजरेंट की साइकिल लगातार चलते रहती है। इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। दूसरा ऑयल साइकिल। ऑयल साइकिल
के लिए वाटर कूल्ड सिस्टम में ऑयल्स की साइक्लिंग होती है। ये डिस्चार्ज लाइन में ऑयल सेपरेटर यूज किया जाता है। ये है ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर, ऑयल सेपरेटर में जब कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन में बाहर निकलता है तो उसके साथ ऑयल भी निकल जाता है, लेकिन वो ऑयल आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए डिस्चार्ज लाइन में ऑयल सेपरेटर लगा रहता है और डिस्चार्ज लाइन में ऑयल सेपरेटर ऑयल को सेपरेट कर लेता है और रेफ्रिजरेंट आगे चला जाता है और ऑयल यहीं से, ये ऑयल रिटर्न लाइन है, ठीक है, इसी लाइन से वापस ऑयल कंप्रेसर में चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पूरा हो रहा है आपका ऑयल साइकिल। कंप्रेसर से ऑयल निकलेगा, ऑयल सेपरेटर में ऑयल सेपरेट होगा और ऑयल रिटर्न लाइन से वापस कंप्रेसर में चला जाएगा। तीसरा साइकिल मैंने लिखा है कंडेंसर वाटर साइकिल, जो कि एयर कूल्ड सिस्टम में नहीं होता है। इस सिस्टम में नहीं होता है, एयर कूल्ड सिस्टम में कंडेंसर वाटर साइकिल, तो इसको हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चौथा साइकिल मैंने लिखा है एयर साइकिल। एयर साइकिल को समझने के लिए हमारे पास 3 फ्लोर का एक बिल्डिंग है। ये लेआउट छोटा सा मैंने बनाया है ताकि हम लोग आसानी से समझ पाएँ। ये 3 फ्लोर का एक बिल्डिंग है जिसका मैं नाम दे देता हूँ, ये R1 है, मतलब रूम 1 फ्लोर 1, ये R2 है फ्लोर 2 रूम 2 और ये R3 है। तीनों रूम का हम इंडिविजुअली अलग अलग हीट लोड निकालेंगे क्योंकि हमें पैकेज ऐसी लगाना है, मशीन लगाना है। तो जब मैं तीनों रूम का हीट लोड निकाल रहा हूँ तो पहला रूम का हीट लोड सपोज कीजिए 500 CFM आता है, दूसरा रूम का हीट लोड सपोज कीजिए 700 CFM आता है और थर्ड रूम का सपोज कीजिए 900 CFM आता है। ये हर रूम का हीट लोड हो गया। टोटल ऐड कर देंगे तो 7, 5, 12, 12 और 8, 20, टोटल 2100 CFM। 2100 CFM जो है हमारे पूरे बिल्डिंग का हीट लोड है। इसलिए हमने क्या किया है कि 2100 CFM प्लस 25% परफॉर्मेंस ऑफ मशीन का हमने एक मशीन लगाया है। इसलिए लगाया है कि सेंसेबल हीट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, हीट हमेशा चेंज होते रहेगा, लोड बढ़ते रहेगा। इसलिए जो बिल्डिंग का लोड है उससे 25% ज़्यादा मशीन में ऐड कर देते हैं, मशीन की जो टनेज कैपेसिटी है उसमें। उसके बाद अब यहाँ से डक्टिंग शुरू होता है, यहाँ से डक्टिंग शुरू होता है और ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डक्टिंग का वीडियो है मेरे पास, अभी डक्टिंग हम लोग डिस्कस भी किए हैं। तो ये आपकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं डक्टिंग थोड़ा सा बना देता हूँ। ये है RAD, रिटर्न एयर डक्ट, जो यहाँ जाकर कनेक्ट होगा। रिटर्न एयर डक्ट है, मतलब कि जब ये ब्लोअर चलेगा, ये ब्लोअर है, तो ये रूम की गर्म हवा को खींचेगी। रूम की गर्म हवा जब जाएगी, सपोज कीजिए इसकी जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 28 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्म हवा जा रही है। जब वो गर्म हवा ब्लोअर इस सामने ठंडे 4 डिग्री का ठंडा रेफ्रिजरेंट इस कॉइल में इंटर करेगा तो कॉइल भी ठंडा हो जाएगा। ये ठंडे कॉइल के से होकर जब ये एयर पास करेगी तो एयर हो जाएगा ठंडा, एयर हो जाएगा पूरी तरीके से ठंडा। एयर ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद सेम इसी तरीके से एक सप्लाई एयर डक्ट जिसका नाम SAD होता है, वो ये सप्लाई एयर डक्ट है, ये सप्लाई एयर डक्ट है। वो ठंडा हवा इस तरीके से रूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सप्लाई एयर डक्ट है, रेड कलर से मैंने बनाया है। ये सप्लाई एयर डक्ट है, ये सप्लाई एयर डक्ट है और रूम में सप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से एयर साइकिल कंप्लीट हो रहा है। रूम से रिटर्न एयर मशीन में जाएगी और वो हवा ठंडा होकर वापस रूम में सप्लाई होगा। ये
चारों साइकिल कंप्लीट होता है। अब बारी है आपका वाटर कूल टाइप के। वाटर कूल टाइप के लिए अगर बात की जाए तो हो गया, मैं इस ड्राइंग में थोड़ा सा चेंजेस कर दे रहा हूँ। वाटर कूल टाइप के लिए मैं इस ड्राइंग में थोड़ा सा चेंजेस कर दे रहा हूँ। और वाटर कूल टाइप के लिए यहाँ पर कंडेंसर चेंज हो गया, और कंडेंसर जो है वो अब वाटर कूल में सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर यूज हो रहा है। ये सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है। ये सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है। सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर का मतलब हुआ वाटर कूल्ड कंडेंसर। और अगर सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर लग रहा है यहाँ पर, तो इसमें कंडेंसेशन करने के लिए जैसे एयर कूल में कंडेंसर फैन यूज होता है, वैसे ही सेम टू सेम वाटर कूल कंडेंसर के लिए कूलिंग टावर यूज किया जाता है। तो वाटर कूल कंडेंसर क्योंकि यहाँ लगा हुआ है, इसलिए इस मशीन में कूलिंग टावर भी लगाना होगा। ये कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर अलग है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं अलग से करूँगा। कूलिंग टावर से ये वाटर की लाइन है जो जाएगी कूलिंग टावर में, और ये आएगी कूलिंग टावर से। इस लाइन में बाकायदा एक पंप भी रहेगा जिसका काम होगा कूलिंग टावर के पानी को खींचकर इसके सेल में भेजना। सेल में है कूलिंग टावर का पानी। सेल में है तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड का कोल्ड वाटर। ये पंप कूलिंग टावर के पानी को इसके सेल में भेजा। और ट्यूब में है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। सेम वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो कंडेंसेशन होगा, और वेपर धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा। वेपर धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा। धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और एंड ऑफ द मोमेंट सेम उसी तरीके से ये लिक्विड अब आगे बढ़ेगा। यहाँ पर सिर्फ दो ही चेंजेस आपको दिखा। यहाँ पर कंडेंसर चेंज हुआ वाटर कूल्ड में। वाटर कूल्ड में कंडेंसर चेंज हुआ। कौन सा कंडेंसर लगा? वाटर कूल कंडेंसर। वाटर कूल कंडेंसर लगा तो उसके कंडेंसेशन करने के लिए ये कूलिंग टावर यूज किया गया। कूलिंग टावर लगा है। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम वैसे ही है एकदम। रेफ्रिजरेशन साइकिल, ऑयल साइकिल, इसमें कंडेंसर वाटर साइकिल होगा। कंडेंसर वाटर साइकिल में कूलिंग टावर का पानी आता है कंडेंसर के सेल में, और वापस ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड का हॉट वाटर, वो ठंडा पानी आया। सेल में है ठंडा पानी, ट्यूब में है गर्म हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर, तो पानी अल्टीमेट गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर वापस वो कूलिंग टावर में चला गया। ये वाटर साइकिल लगातार चलती रहेगी, इसको बोलते हैं कंडेंसर वाटर साइकिल। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेगी। अब मैंने यहाँ लिखा है जॉब रोल ऑफ टेक्नीशियन। एक टेक्नीशियन का काम क्या हो सकता है? पैकेज इसी में रेफ्रिजरेंट चार्जिंग, रेफ्रिजरेंट लीक टेस्टिंग, वैक्यूम करना, रेफ्रिजरेशन एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिप्लेसमेंट, जैसे कि कंप्रेसर चेंज करना है, मोटर चेंज करना है, कॉन्ट्रैक्टर चेंज करना है, रिले चेंज करना है, सेंसर चेंज करना है। एरर कोड रिजॉल्विंग, जो एरर कोड है
कहीं एरर कोड आ रहा है तो एरर कोड को ठीक करना, कूलिंग टावर इंस्पेक्शन, कूलिंग टावर में क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिजॉल्व होगा उसको इंस्पेक्शन करना, डक्ट को इंस्पेक्शन करना और ट्रबल शूटिंग करना, कोई प्रॉब्लम आ गया मशीन में तो उसको रिजॉल्व करना, ये टेक्नीशियन का जॉब रोल है। तो इस तरीके से ये पूरी इंफॉर्मेशन रूफ टॉप पैकेज एसी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, थैंक यू।